दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कांच की बॉल और रबर बॉल जो कि दोनों एक साइज़ की हैं, दोनों में से ज़्यादा कौन उछलेगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड डक जैसे कैरेक्टर पर भी एक देश ने सिर्फ उसके कपड़ों की वजह से बैन लगा दिया था। ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स को जानने के लिए देखिए आगे की वीडियो। गाइस, बर्फ़ गिरना जिसे स्नोफ्लेक फॉलिंग कहते हैं, उसके बारे में हम सब ने सुना है, पर हम सब में से बहुत कम लोगों ने उसको असलियत में गिरते देखा है। जनरली एक स्नोफ्लेक जो एक छोटा सा टुकड़ा बर्फ़ का होता है, उसका साइज़ जर्नल वे में 0.02 इंचेस से लेकर 0.2 इंच के बीच में होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हल्का होता है। पर क्या आप सब ने कभी एक सबसे भारी और सबसे बड़े स्नोफ्लेक के बारे में सुना है? जी हाँ, सन 1887 में फोर्ट क्योग जो कि मोंटाना में स्थित है, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा आज तक का स्नोफ्लेक देखा गया था, जिसका साइज़ 15 इंच वाइड और 8 इंच मोटा था। तो कि आप लगा सकते हैं कि वो कितना भारी रहा होगा। गाइस, कार्टून तो आज के टाइम पे किसको नहीं पसंद। यहाँ तक कि टॉम एंड जेरी जैसे कैरेक्टर्स तो आज के टाइम पर बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों को भी बहुत अच्छे से भाते हैं। और इन्हीं कार्टून्स के बीच में डोनाल्ड डक भी ऐसा ही पसंदीदा कैरेक्टर है। आप सबको एक बात पता होगी कि डोनाल्ड डक बेसिकली 1934 में फाउंड हुआ था और इसने टीवी पर आते ही बहुत अच्छे से धूम मचाई थी। पर क्या आप सब एक बात जानते हैं कि एक देश ऐसा भी है जिसने डोनाल्ड डक पर बैन लगा दिया था? जी हाँ, फिनलैंड ने 1970s के एंड में डोनाल्ड डक पर कम्प्लीटली बैन लगा दिया था। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये दिया गया था कि डोनाल्ड डक पैंट्स नहीं पहनता है। दोस्तों, कहने वाली बात तो ये है कि डोनाल्ड डक खुद एक जानवर है। तो अगर मान लो डोनाल्ड डक अपना ये कैप और अपनी शर्ट ना पहनता, मतलब कि इसके क्रिएटर्स ने इसके दो कपड़े ना डाले होते, तो क्या फिनलैंड को याद आता कि डोनाल्ड डक ने पैंट नहीं पहना है? ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे कि टॉम एंड जेरी कोई कपड़े नहीं पहनते हैं और हमें से किसी को नंगे लगते ही नहीं हैं। गाइस, पैरासाइट्स मतलब परजीवी, इस नाम से ये सीधा पता चलता है कि पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे के शरीर के अंदर ज़िंदा रहते हैं। चाहे पेड़ों पर ज़िंदा रहने वाली अमरबेल हों या इंसान और जानवर के अंदर ज़िंदा रहने वाले परजीवी जैसे टेपवर्म या अमीबा हों, ये सब जीव दूसरे के शरीर में न्यूट्रिएंट्स वगैरह को खाकर ज़िंदा रहते हैं और शरीर को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाते हैं। गाइस, अमीबा एक ऐसा जीव है जो कि बहुत ज़्यादा फेटल हो सकता है। अगर कोई इंसान या जानवर कच्चे मांस के थ्रू अगर किसी अमीबा को खा ले और अमीबा अगर किसी तरीके से सिर की तरफ चला जाए, तो ऐसे केसेस में सिर में जाने वाले अमीबा वाले केसेस में 95% केस फेटल ही होते हैं और उसमें इंसान या जानवर की मौत तय ही होती है। At the emergency department, and I take out some paper towels and I just unravel the worm and sort of measure it out with a clipboard, like a foot-long clipboard. I'm like, oh, it's 5.5 feet long. I'm 5'7". It's about my size right here. कहने वाली बात यह है, टेपवर्म की लेंथ 4 इंच से लेकर 28 इंच के बीच में हो सकती है। लेकिन अगर एक टेपवर्म इंसान के अंदर चला जाए तो उसकी लेंथ कितनी हो सकती है? एक टेपवर्म की जनरल उम्र होती है वो 30 साल होती है और आज तक डॉक्टर्स ने एक महिला के शरीर में सबसे लंबा टेपवर्म पता किया था जिसकी लंबाई 25 मीटर से भी ज़्यादा पाई गई थी। वरना अगर टेपवर्म शरीर के अंदर रह जाए तो 30 साल से पहले तो वो मरते ही नहीं हैं और साथ में जो अंडे वगैरह देते हैं उनसे नए टेपवर्म पैदा हो जाते हैं। मुझे पता है ये सब बहुत ज़्यादा क्रेपी फैक्ट था, लेकिन पर आप सब इतना ज़्यादा क्रीप आउट ना हो और अपनी साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें। गाइस, रबर बॉल एंड क्रेज़ी बॉल्स के बारे में तो हम सब ने अच्छे से सुना है और हम सब ने बचपन में काफ़ी खेला भी है। और ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि एक क्रेज़ी बॉल को थोड़ा सा बाउंस कराने से वो बहुत ऊंचा उछलती है। पर इसी जगह पर अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर सेम साइज़ की एक रबर बॉल और एक ग्लास की बॉल मतलब कांच की बॉल हाथ में ली जाए और दोनों को सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ में फर्श पर पटका जाए, तो दोनों में से कौन सी बॉल ज़्यादा बाउंस करेगी? आप सबके आंसर एकदम गलत है। जी हाँ, दोनों में से ज़्यादा कांच की बॉल मतलब ग्लास बॉल उछलेगी। पर इसमें एक शर्त यह है कि जिस फर्श पर दोनों बॉलों को पटका जाएगा वो फर्श दोनों बॉलों के स्ट्रक्चर से ज़्यादा सख्त या ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए। पर अब आप लोग पूछोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो गाइज़, इसके पीछे का सबसे बड़ा साइंटिफिक रीज़न ये है
कि अगर आप एक रबर बॉल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें कि जहाँ से बॉल बनती है तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। तो जब एक रबर की बॉल बाउंस करती है तो ये मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा दब जाते हैं और फिर से बाउंस बैक करते हैं। लेकिन ग्लास के केसेस में ये केस एकदम उल्टा है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतने ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं कि बाउंस करते वक्त इनके मॉलिक्यूल्स ना के बराबर दबते हैं। हालांकि हल्की बहुत डिफॉर्मिटी आती भी है, लेकिन इतनी कम होती है कि जब ये बॉल बाउंस करती हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स उस शेप को दोबारा से पाने के लिए बहुत रफ्तार से बॉल को बाउंस कराते हैं और अपनी उसी शेप में फिर से आ जाते हैं। यही रीज़न होता है कि ग्लास बॉल रबर बॉल के मुकाबले बहुत ऊंचा उछलते हैं। गाइस, ऑपरेशंस एंड सर्जरी मेडिकल फील्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये बात हम सब जानते हैं कि किसी भी एक छोटे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स घाव को या तो सुन्न करते हैं या फिर किसी बड़े ऑपरेशन से पहले पेशेंट को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। पर यह बात शायद ही किसी को पता होगी कि साल 1986 से पहले 18 महीने से छोटे बच्चों को अमेरिका के किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी तरह के ऑपरेशन या सर्जरी से पहले कोई एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं दिया जाता था। वहाँ डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ये मानते थे कि 18 महीने से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार का दर्द या पेन महसूस ही नहीं होता है। ये बात हमेशा से अंधेरे में रही, क्योंकि ऑपरेशन से पहले उनके पेरेंट्स जब NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नाम का फॉर्म भरते हैं या भरते थे तो उस फॉर्म में इस चीज़ के बारे में कोई जिक्र ही नहीं होता था। पर कुछ सालों बाद जब ये बात सामने आई तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और उस वक्त के बाद जब डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट्स ने इस बात को सामने रखा कि इस तरह से ऑपरेशन किए जाने के बाद में बच्चे ना तो सिर्फ फिज़िकल पेन का बहुत ज़्यादा सामना करते हैं बल्कि साइकोलॉजिकली भी अंदर से टूट जाते हैं, जिसको आज के टाइम पर हम लोग ट्रॉमा नाम से भी जानते हैं। अजीब बात तो ये है कि अपने आप को सबसे ताकतवर और स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे आगे मानने वाला अमेरिका इतने सालों तक इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे करता रहा। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि आप कोई ऑपरेशन करवाएं अपने हाथ का, पैर का या किसी भी शरीर का जिसमें शरीर को काटा और फिर जोड़ा जाए और आपको कोई इंजेक्शन बेहोशी का और ना ही सुन्न करने का दिया जाए और इस ऑपरेशन की शर्त ये रखी जाए कि आप उस ऑपरेशन से होने वाले दर्द के साथ में सिर्फ रो सकते हैं, डॉक्टर्स को रोक नहीं सकते। ऐसा ही होता था जब बच्चे रोते थे और डॉक्टर्स ये सोचते थे कि रोना बच्चे का स्वाभाविक व्यवहार है और उनको दर्द नहीं हो रहा है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के ऑपरेशन से गुजरने के बाद किसी भी इंसान को शॉक या एक झटका लगता है जो कि उसके ऑर्गन्स को फेल भी कर सकता है, क्योंकि इस तरह के शॉक से गुजरने के बाद में इंसान के शरीर में इनफ खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जो कि एक परमानेंट ऑर्गन डैमेज या शायद मौत का कारण भी बन सकता है। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताना कि आपको सबसे अच्छा वाला फैक्ट कौन सा लगा। ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स को जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।